नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बिजनौर से बड़ी खबर के साथ। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम पर बदमाशों की फायरिंग में सिपाही घायल हो गया। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चांदपुर थाना क्षेत्र जलीलपुर में बदमाशों से ये मुठभेड़ हुई है, जहां बिजनौर के चांदपुर जलीलपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को दबोचा है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गए और इतना ही नहीं, मुठभेड़ में सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट के पैसे, मोबाइल और कार समेत अवैध तमंचा बरामद हुआ है। देखिए, बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 बदमाश गिरफ्त हुए हैं, गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। और पुलिस ने देखिए सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाती रहती है पुलिस आरोपियों के खिलाफ। और इसी दौरान देखिए मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है एक सिपाही भी घायल हो गया है इस मुठभेड़ के दौरान। चांदपुर थाना क्षेत्र जलीलपुर में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की और बड़ी सफलता इस दौरान हाथ लगी है, जहां 2 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस टीम पर बदमाशों की फायरिंग से सिपाही भी देखिए घायल हुए हैं। पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी जो कि घायल हुए, जिनको जिला अस्पताल भी लेकर जाया गया और उसके बाद अब उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी इस पूरे मामले में। फिलहाल लगातार इस तरीके के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए और आरोपियों के लिए दबिश दे रही थी पुलिस। और इसी दौरान मुठभेड़ के दौरान बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फैजल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजल, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। कितने खूंखार ये अपराधी थे जो कि गिरफ्त में हैं अभी पुलिस के? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये 4 बदमाश दोबारा कल लूट की गई थी, जो बैंक कर्मचारी साहब के साथ लूट की गई। और पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर इस लूट का खुलासा किया, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए और 2 सिपाही भी घायल बताए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर और रातों रात खुलासा कर पुलिस का बहुत बड़ा काम बिजनौर का बताया जा रहा है। बिल्कुल फैजल, कितने मुकदमे दर्ज हैं इन दोनों आरोपियों पर? देखिए, अगर बात की जाए मुकदमे की तो मुकदमे का अभी फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन ये जो 4 आरोपी जो 4 बदमाश हैं, जिसमें 2 के पैरों पर गोली लगी और 2 भाग रहे थे, भागने के बाद पकड़े गए। तो लगातार अगर बात की जाए तो 4 बदमाश पुलिस ने पकड़ लिए, लेकिन अभी इनका इतिहास का अगर बात की जाए तो इतिहास का भी पता नहीं चल पा रहा है। बहुत शुक्रिया फैजल आपका। और आगरा से अब खबर, जहां फतेहाबाद में चेयरमैन ने ईओ को पीटा, जहां सीसीटीवी कैमरे के बिल पास कराने को लेकर विवाद हुआ। चेयरमैन आशा देवी चक और उनके भाइयों की गुंडई, आधे घंटे तक ईओ को बंधक बनाकर रखा। पुलिस के साथ भी चेयरमैन की नोकझोंक हुई। फतेहाबाद कस्बे की नगर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया। आधे घंटे तक ईओ को बंधक बनाकर रखा गया। पिटाई का ये पूरा मामला, जहां पुलिस के साथ भी चेयरमैन की नोकझोंक हो गई। और इस पूरी नोकझोंक में फतेहाबाद कस्बे की नगर पंचायत का ये पूरा मामला है, जो ये मामला इतना बढ़ गया। उसी दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मेरे कक्ष में आई। सामान्यतः वो मुझे अपने कक्ष में बुलाती थी, लेकिन आज वो मेरे कक्ष में आई। तो मुझे आशंका हुई, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी ऐसे दबाव बनाने की कोशिश की गई। तो आपके साथ मारपीट भी की थी, किस तरीके से? काफ़ी लोग फिर वहाँ पर आगे उन्होंने फ़ोन किया। बता रहे थाने में भी अवैधता की गई आपके साथ? उनके भाई बेटे भी आ गए, वहीं पर कार्यालय में आ गए थे। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि मुझे किसी तरीके से ले जाएं आकर के। वहाँ स्थितियाँ बहुत ही भयावह हो गई थी। जब थाने आ गए हम लोग, तो थाने पर भी वो आ गई और थाने पर आकर के भी मारपीट इत्यादि हो रही थी। थाने पर आकर मारपीट की थी? जी, पुलिस के साथ भी काफ़ी मारपीट हुई। वहाँ पर भी स्थिति। आपको बंधक भी बनाया गया था कि मैडम वहाँ पे कार्यालय में? बिल्कुल सर।
आगरा से अब खबर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। देखिए, ईओ की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और चेयरमैन आशा देवी चक पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चेयरमैन के बेटे और भाई पर भी केस दर्ज किया गया है। हिरासत में जबरन बिल पास कराने के विवाद में ईओ से मारपीट की थी, बंधक बनाकर रखा था। फतेहाबाद कस्बे की नगर पंचायत का ये पूरा मामला आपको बताया। और देखिए, इस पूरे मामले पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा संज्ञान भी लिया गया है, जहां चेयरमैन आशा देवी चक पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चेयरमैन के बेटे और भाई पर भी केस दर्ज किया गया है। तो वहीं जबरन बिल पास कराने के विवाद में ईओ से मारपीट की थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए किस तरीके से ईओ को बंधक बनाया गया, पूरा विवाद इतना बढ़ गया कि चेयरमैन ने हदें पार कर दी। क्या कुछ फिलहाल संज्ञान लिया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए आपको बताते चले कि पूरा मामला आगरा की फतेहाबाद कस्बे की नगर पंचायत का है, जहां पर जो चेयरमैन आशा देवी चक हैं, जो भाजपा से हैं, और उनके भाइयों की 7 गुंडे देखने को मिली है। सीसीटीवी के कैमरे का जो बिल पास कराने को लेकर ये विवाद हुआ था। वहीं जो ईओ है, उनका कहना है कि आशा देवी चक उन पर दबाव बना रही थी कि उनका बिल है वो पेमेंट कर दिया जाए, तो इसको लेकर उनमें विवाद हुआ है। तो वहीं उन्होंने करीब आधा घंटे खुद को बंधक बनाने का भी चेयरमैन पर आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस से भी चेयरमैन की नोकझोंक हुई। तो कहीं ना कहीं न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को गंभीरता से चलाया था, जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है। तो फिर उसके बाद आगरा में न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। पुलिस ने चेयरमैन और उनके भाई बेटे सहित लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जो क्षेत्र अधिकारी है, उनका कहना है कि इस मामले में पूरी तरह जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने आशा देवी चक के भाई और बेटे को हिरासत में भी लिया है। अब देखना होगा कि पुलिस खबर चलने के बाद जो आशा देवी चक चेयरमैन है, जिस तरीके से गुंडई का उन पर आरोप लगाया, उन पर किस तरह की कार्रवाई करती है। बिल्कुल, देखिए जब चेयरमैन की गुंडई सामने आ गई संदीप, तो कुछ स्पष्टीकरण दिया गया? देखिए, अभी यह स्पष्टीकरण देने में, वो कैमरे के सामने आने में भी कतरा रही है, बात करने से मना कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला हो, पूर्व में भी उनके भाई बेटे तमाम तरह की कस्बे में मारपीट भी कर चुके हैं, तमाम तरह के वीडियो भी वायरल हुए थे, उन पर आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तरफ पुलिस की तरफ से कोई भी उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यही है कि पुलिस किस तरह की इस मामले के प्रकरण को लेकर कार्रवाई करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी में काशी तमिल समागम का आज उद्घाटन है। करीब 2 बजे पीएम मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी काशी तमिल संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया रहेगी। बीएचयू में 1 महीने तक तमिल काशी की संस्कृति की झलक दिखेगी। तमिल व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे काशीवासी और 1 महीने तक तमिल खानपान और संस्कृति से रूबरू होंगे। तो विशेष आज का ये पूरा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री इसका हिस्सा रहेंगे, जहां काशी और तमिल की जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान, एक तरीके से ये इस पूरे आयोजन को कह सकते हैं। और इसी के लिए खास दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए किस तरीके से आज़ादी के पूर्व से ही जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है उनको भी याद किया जाएगा और पूरे तरीके से इतिहास खोलकर रख दिया जा रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से, ताकि जो तमिलवासी हैं वो भी संस्कृति को जान पाएं। और भारत के कोने कोने से देखिए, भारत, ये बड़ा संदेश काशी से दिया जा रहा है कि भारत जो है हर संस्कृति का सम्मान करता है और जानने के लिए इच्छुक रहता है। और इसी के लिए विशेष तौर पर बीएचयू में ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जो विशेष खान पान है और जो संस्कृति है वो आदान प्रदान की जाएगी। कलाकृतियों की बात की जाए तो वहां पर बेहद ही शानदार तरीके से उसका भी आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री का क्योंकि आगमन है और इसको देखते हुए भी विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 75 स्टॉल्स इसमें लगाई गई हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जहां जो बेहद ही ज्यादा प्रसिद्ध चीजें हैं उनको इन स्टॉल में पेश किया जा रहा है, जिससे रूबरू हो पाएंगे काशीवासी भी और तमिलवासी भी। काशीवासियों की जो संस्कृति है उससे रूबरू हो पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से 2 संस्कृतियों का संगम
और बेहद ही खूबसूरत तरीके से ये आयोजन किया गया है। लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पूरी तरीके से एक संस्कृति को दर्शाने की कोशिश की गई है, जो कि दूसरी संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है और दिलचस्प रहती है जानने के लिए। और इसी के लिए फ्रीडम फाइटर्स के नाम वहां पर लिखे गए हैं। उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया वो वहां पर बाकायदा दर्शाया गया है। साथ ही साथ जो सिनेमा के बड़े कलाकार हैं उनके नाम भी इसमें शामिल हैं। काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे। तमिलनाडु के छात्रों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्रधानमंत्री तमिलनाडु के छात्रों के साथ संवाद करेंगे इस खास कार्यक्रम के दौरान। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 11:25 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर 12:35 पर बीएचयू हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम। दोपहर 12:35 से प्रधानमंत्री का आगमन होगा और स्वागत करेंगे वो। तो दोपहर 2 बजे पीएम मोदी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे से 3:45 तक प्रधानमंत्री काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 3:50 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रवाना होंगे। दोपहर 3:55 पर हेलीपैड बीएचयू पहुंचेंगे। दोपहर 3:55 से 4:05 तक प्रधानमंत्री की विदाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। फिर शाम 4:40 पर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे और शाम 5:20 पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के यूपी आगमन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित काशी तमिल संगम उत्तर एवं दक्षिण भारत के दर्शन, संस्कृति व साहित्य की गौरवशाली विरासत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप समृद्ध करेगा। आज पावन काशी में पधार रहे प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। संतोष, देखिए आपने वहां से भव्य तस्वीरें दिखाई इस पूरे आयोजन के लिए। देखिए वहां पर कला भी प्रस्तुत की जाएगी और जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तैयारियां बढ़ रही होंगी वहां पर, क्या कुछ अपडेट मौके से? देखिए, हम आपको सबसे पहले लेके चलेंगे और स्टेज की बात की जाए तो स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो या फिर बैठने की व्यवस्थाएं हो, इन सबों की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। दूसरी ओर यदि हम आपको दिखाएं, गेट के पास यदि देखा जाए तो गेट के बाहर जो वेलकम गेट बना है उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वहां ये लिखा गया है वेलकम काशी, स्वागत है काशी में। समझा जा सकता है कि तमिल भाषा का ये शब्द है। और इस टाइप के पोस्टर्स यदि देखे जाए तो ढेरों जगह लगे हुए हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि वेलकम। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो प्रदर्शनी हाल, पुलिस, पूछताछ, सुरक्षा, प्राथमिक सुरक्षा केंद्र, इसके बाद तमाम स्टॉल्स जिनके 75 की संख्या होगी, ये सारी चीज उन लोगों के स्वागत में है जो तमिल से आ रहे हैं, तमिल संस्कृति को बनारस के संस्कृति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि जब प्रधानमंत्री बनारस में पहुंचेंगे, इस जगह पे पहुंचेंगे, एमपी थिएटर के इस मैदान पे संबोधन करेंगे, उद्घाटन का शुरुआत करेंगे, तो समझा जा सकता है कि जो एक राष्ट्र और श्रेष्ठ राष्ट्र का कंसेप्ट है प्रधानमंत्री का, उसको एक बार फिर से अमली जामा पहनाएंगे। उससे भी जो बड़ी बातें सामने आएंगी वो ये कि जो लगभग 3000 लोगों की एक डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि मंडल है, वो यहाँ पे पहुंचेगी। पहुंच के जो काशी की संस्कृति है उससे रूबरू होंगे। यही नहीं, जो काशी के वासी हैं वो तमिल के लोगों के संस्कृति से होंगे, चाहे वो शिक्षा हो, संगीत हो या फिर साहित्य हो, इन खान पान हो, ये वो चीजें हैं जिन पे सीधा जुड़ाव यहाँ से होगा। यदि हम बात तमिल और काशी के संस्कृति की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि तमिल और संस्कृत दो ऐसी भाषाएं हैं जिसे अनादिकाल से भाषा कही जाती है। और तमिल और संस्कृत में
लगभग समानता भी मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं तमिल की जिन्हें संस्कृत में लिया गया है, संस्कृत से जोड़ा गया है। तो कहा जा सकता है कि संस्कृत एक देववाणी के रूप में कही गई है, देवताओं की भाषा कही गई है। और यही वजह है कि आज काशी में जो धर्म और संस्कृति की प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहां पे भगवान शिव का वास है। और यदि दूसरी ओर तमिलनाडु की बात की जाए, वहां भी भगवान शिव का वास है। इन दोनों शिव का मिलन, यहाँ के लोगों के बासिंदों का मिलन और यहाँ के खान पान और संस्कृति का समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए, आज तमिलनाडु के छात्रों से भी संवाद करना है प्रधानमंत्री को, क्या उसकी विशेष तैयारियां, और देखिए बड़ी संख्या में मैं वहां पर देख रही हूँ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया होगा। करीब कितने की ये पूरी संख्या है संतोष? देखिए, यहाँ पे जो सभा स्थल है, यहाँ पे लगभग 2000 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। सुरक्षा काफी चाक चौबंद है। जिनको पास दिया गया है सिर्फ वही यहाँ पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कार्यक्रम को मीडिया से दूर रखा गया है, या यूं कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन इस कार्यक्रम को दिखा पाएगा, बाकी लोगों को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जहां तक समन्वय की बात है, जहां तक बैठने की बात है, वो तमाम ऐसे लोग हैं। 2-3 स्टेज बने हैं। एक जो आप सामने देख रही हैं, ये मुख्य स्टेज है, जहां प्रधानमंत्री आनंदीबेन पटेल, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन उसके यदि बाएं और दाएं देखें तो 2 स्टेज और बने हुए हैं जिन पे उन लोगों के समावेश होगा, उन लोगों को स्थान दिया जाएगा जो किसी भी रूप में धार्मिक, राजनीतिक अपना वजूद रखते हैं। और यही वजह है कि मुख्य स्टेज के साथ साथ और बाएं और दाएं 2 स्टेज लगे हैं। दोनों स्टेजों पे बैठने की व्यवस्था की यदि बात कही जाए, लगभग 20-20 दोनों लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्य स्टेज की बात की जाए तो मुख्य स्टेज पे 10 चेयर लगाए गए हैं। बीच के चेयर पे प्रधानमंत्री होंगे और बगल के बाकी के एक तरफ 5 और दूसरे तरफ 4 कुर्सियों पे दूसरे लोग होंगे, दूसरे प्रतिनिधि होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले वीवीआईपी होंगे जो अलग अलग जगहों से होंगे, राजनेताएं होंगे, प्रतिनिधि होंगे, और उसके बाद के कॉलम होगा, उसके बाद के जो गलियारा है उस गलियारे में काशी के लोग होंगे, तमिल के लोग होंगे। और सबसे पीछे की यदि बात करें तो सबसे पीछे उन लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है जो अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी धमक रखते हैं। लोग उन्हें जानते हैं और जानने के साथ ही साथ उन्हें सुनना और समझने का प्रयास भी करते हैं। तो समझा जा सकता है कि ये 2000 लोगों के बीच में जब प्रधानमंत्री काशी और तमिल के इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे तो समझा जा सकता है कि संस्कृतियों का ये मिलन अपने आप में अद्भुत होगा। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, 75 कॉन्टेक्ट सीधे जुड़ाव होते हैं। खान पान के भी स्थल है और इस खान पान पे दक्षिण भारतीय खान पानों पर विशेष चीज दी गई है, विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे उनके खाने की चीजें हों, चाहे उनके नाश्ते की चीजें हों, या फिर पीने के लिए पेय पदार्थ हो। इनके अतिरिक्त यदि देखा जाए पुस्तकों की एक प्रदर्शनी का व्यवस्था है। उस स्टॉल पे जो किताबें हैं वो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के साथ साथ तमिल में है। इन 4 भाषाओं की किताबें हैं। इन किताबों में जहाँ महापुरुषों के दर्शाया गया है, वहीं छोटे बच्चों के कॉलम में यदि देखा जाए तो वहाँ पे जो चित्र प्रदर्शनियों के माध्यम से, या ये कहा जाए कि पुस्तक में छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से एक छोटे कविता, प्रेरक कहानियां और संदर्भ की कहानियां दी हुई है। कुल मिला के यदि देखा जाए तो वहाँ से आने वाले चाहे वर्ग जो भी हो, धार्मिक गुरुओं को इससे जोड़ा गया है। धार्मिक गुरुओं से एक समाज को नया दिशा और नया चेतना मिलती रहती है। समय समय पे धार्मिक गुरुओं का समन्वय होगा तो समझा जा सकता है कि चाहे वो खान पान हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, या फिर दूसरे चीज हो, वेशभूषा हो, इन सबका यहाँ पे एक लघु भारत बनाने का, ये कहा जाए कि तमिलनाडु को समेटने का प्रयास किया गया है। इस जगह पे अलग अलग माध्यम है, अलग अलग तरीके हैं। और सबसे जो बड़ी बात हमने तो कहा, जो वेलकम का जो तरीका है, स्वागत का जो तरीका है, उसमें तो तमिल भाषा का प्रयोग किया गया है। और वड़क्कम लिखने का सीधा सा मतलब ये होता है कि वड़क्कम काशी, स्वागत है काशी में, वेलकम या फिर स्वागत है, इन शब्दों के जगह पे तमिल शब्द का कुल मिलाकर देखा जाए तो 2:30 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री इस जगह पे आएंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोगों को बेसब्री से इंतजार इस बात की होगी कि आखिर 2 संस्कृतियों का जो मिलन है, जो लोगों का मिलन है, वो किस ढंग से नया आयाम देगा, एक नया अध्याय की शुरुआत करेगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री का भी नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसका प्रतिरूप या ये कहा जाए कि उसको फलित होते हुए भी आज यहाँ देखा।
बिल्कुल। और संतोष देखिए, इस पूरे कार्यक्रम से कहीं ना कहीं एकता को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन देखिए जो तमिल से लोग आए हैं वो कितने ज्यादा उत्साहित है, ये भी न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया दर्शकों को, जहां सभी का ये कहना है कि वो भी ऐसा ही नेतृत्व मांगते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उनमें देखने को मिली, और क्योंकि काशी में उनका आगमन हो रहा है, प्रधानमंत्री के साथ वो रूबरू होंगे, कितना उत्साह उन लोगों में। देखिए, निश्चित तौर पे चाहे वो काशी के लोग हों या फिर तमिलनाडु के लोग हों या फिर दूसरे राज्यों से आए, सब में उत्साह इस बात का है कि वो एक उस जगह की संस्कृति को समझना चाहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का मौका मिलेगा, जिनसे अनादिकाल से ये कहा जाए कि बहुत पुराने समय से, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे देव अस्त्रों से जुड़ा हुआ मामला हो, या राजनीतिक या धार्मिक गतिविधि। तमिलनाडु वो जगह है जहाँ से तमाम जुड़ाव काफी है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शिव के दोनों उपासक रहे हैं। यदि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारिक गतिविधियों का प्राचीन कालों में, हालांकि इन दिनों में थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है, और शायद इसे जोड़ने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से भी किया जाए। व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, व्यापारिक गतिविधियों का भी रहा है। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो तमाम ऐसे लेखक, तमाम ऐसे फिल्म अभिनेता, तमाम ऐसे नामचीन लोग, स्वतंत्रता सेनानी उस क्षेत्र से उभरे हैं जो भारत को आजाद कराने से लेकर भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास किए हैं। और यही वजह है कि तमाम चीजों को एक साथ सब करके, एक साथ समन्वित करके न केवल लोगों को दिखाने का प्रयास, जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि एक प्रदर्शनी के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, पहनावे के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से, या फिर जो डेलीगेट बनारस आएंगे जिनकी संख्या लगभग 3000 होगी, उन्हें जगह जगह पे भ्रमण करा के मंदिरों में, देवस्थानों में जोड़ने का प्रयास सा ये होगा कि लोग एक दूसरे के संस्कृति को, एक दूसरे के खान को, एक दूसरे के सभ्यता को समझे, और समझने के साथ एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत की धारा को बुलंद जी। बिल्कुल। और संतोष देखिए, जिस तरीके से आपने अंदर की भी तस्वीरें दिखाई, वहां पर बाहर भी भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है, स्टॉल्स लगाई जा रही हैं, वहां पर वॉलंटियर्स भी क्या उसके लिए रहेंगे हर स्टॉल पर, उसकी कैसी व्यवस्था है वहां पर? देखिए, स्टॉल की बात की जाए तो स्टॉल में सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने एक फाइल की है, अपना बैग जो प्रतिनिधि है या जो उनके डेलीगेट्स हैं, वो डेलीगेट वहाँ पे होंगे, और उनके जो साथ ही साथ दो भाषियों का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि दो बातें सामने आएंगी। वो एक कुछ ऐसा कि कुछ तमिल भाषी ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं होगा, जबकि कुछ हिंदी भाषी भी ऐसे होंगे जिन्हें तमिल का ज्ञान नहीं होगा। तो दो भाषी इन स्टॉल पे होंगे, वो लगातार उनके कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाएंगे और उनको समझने में सहयोग करेंगे। एक और जो खास बात होगी इन स्टॉलों पे वो ये कि अलग अलग स्टॉलों पे अलग अलग ढंग से लोगों को छूट दी जा रही है, इस बात के लिए कि उनसे न केवल वो आकर्षित हो, बल्कि उनका स्वाद भी चख सके, उन मनोरंजन चीजों को खरीद भी सके, उनसे रूबरू भी हो सके। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, एक स्टॉल इस बात के लिए समर्पित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आजाद भारत, या यूं कहा जाए कि आजाद भारत के पटेल के भारत से लेकर आज तक के भारत को न केवल चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए, बल्कि ये भी दिखाने आखिर भारत किन किन गतिविधियों से अपने आप को आगे ले जाते हुए आज भी श्रेष्ठ बना हुआ है, लोगों के लिए आदर्श बना हुआ है। तो समझा जा सकता है, चाहे वो चित्र प्रदर्शनी हो जिनमें सिनेमा के कलाकार और अभिनेता और अभिनेत्रियों को भी समाहित किया गया है, साहित्य में जिनके बड़े नाम रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, कला जिनमें बड़े नामचीन लोगों का नाम है, इन सब लोगों को चित्र के माध्यम से किया गया। और आने वाले जो कार्यक्रम होंगे, आने वाले जो 30 दिन होंगे, इन लोगों को न केवल स्टेज दी जाएगी, न केवल इसको सुनने का, जानने का मौका दिया जाएगा, बल्कि ये कहा जाए कि लोगों से रूबरू कराने का भी एक प्रयास है जी। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से मैं वहां पर अनाउंसमेंट भी सुन पा रही हूँ, लोग जो है अब पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। देखिए संतोष, अगर मैं नृत्यों की बात करूं तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम का भी क्या वहां पर विशेष आयोजन किया गया है? काशी वासी किस तरीके से अपनी तरफ से प्रस्तुति देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वविद्यालय और मुख्य द्वार से लेकर एमपी थिएटर तक ये वो जगह है जहाँ पे पूरे शहर को लक्षण ढंग से सजाया जाता है, चाहे वो विद्युत हालतें हों, बड़े बड़े होर्डिंग हो, बैनरों पे दोनों संस्कृतियों को दिखाने का प्रयास किया गया। इन सबों का जो मकसद है वो साफ है कि जब वहाँ के लोग आए, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए लोग आए, तो उनको न केवल समझ सकते बल्कि काशी के वैभवता को, काशी के प्रसिद्ध
जी को, काशी के आत्मीयता को वो आत्मसात, और उससे भी जो बड़ी बातें होंगी सामने वो ये कि जो अलग अलग ढंगों से कार्यक्रम के बाद जो शहर में निकल के अलग अलग मंदिरों में बिल्कुल। और देखिए संतोष, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, आप तक हम अपडेट लेते रहेंगे आपसे।